हेलो ऑल ऑफ यू। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है आपका लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिफिनिट और जो आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है ये लॉ आपका गिवन दैट इट इज़ गिवन बाय द जोसेफ प्रॉस्ट। ओके, तो जोसेफ प्रॉस्ट ने ये लॉ दिया और इस लॉ के अंदर उन्होंने क्या बताया, उनका कहना ये था कि अगर आपका केमिकल कंपाउंड फॉर्म करता है तो वो केमिकल कंपाउंड क्या करता है कि सर्टेन एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। ठीक है, और जो मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट होता है ना वो हमेशा कंबाइन होता है फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मासेस। ठीक है, तो क्या बोला गया कि लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, वेरी सिंपल, क्या कि अ केमिकल कंपाउंड जो बताया गया, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर आपके पास एक केमिकल कंपाउंड है ना तो वो क्या करेगा कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा। ठीक है, एंड दैट ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट विल कंबाइन इन fixed proportion by their mass। देखो ये तो आपका क्या हो गया कि इसका डेफिनेशन हो गया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या। सिंपल सा इसको लैंग्वेज में समझो कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे एक छोटा सा कंपाउंड मेरे पास क्या है, जैसे CO2 है, ठीक है, जैसे क्या H2O है, क्लियर। तो ये जो CO2 है या फिर हमारा जो H2O है, ठीक है, ये क्या है, आप इसको ये बोल सकते हो कि ये हमारे कंपाउंड है। खैर वाटर आप क्या बोलते हो कि जो वाटर है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बोलते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ जो हमारा CO2 है, ठीक है, ये किससे बना है, ये आपका बना है कार्बन और किससे, ऑक्सीजन से बना है। यहाँ ये किससे बना है, हाइड्रोजन, और ये किससे बना है बताओ, ऑक्सीजन से। मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरे पास दो कंपाउंड है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए ये तो फिक्स है कि एक कार्बन चाहिए और कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए। अगर यहाँ पे वाटर बन रहा है तो आपको क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए और एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम कार्बन का कितना, 1, यहाँ ऑक्सीजन का कितना बताओ, 2। यहाँ अगर बात करें हाइड्रोजन की तो नंबर ऑफ एटम कितना, 2, ऑक्सीजन की बात करें तो कितना, 1। क्या बोला गया कि कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, ठीक है, वो कंबाइन कैसे होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। ठीक है, तो मास तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसका एटॉमिक मास कितना, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा बताओ, 12। ठीक है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो आपके पास कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ना, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 16, फाइनली 12 रेशियो क्या 32। अगर हम इसमें वाटर की बात करें तो आपका जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास होता है 1, मीन्स 2 इंटू 1। यहाँ बात करें अगर हम लोग ऑक्सीजन की तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 16 हो जाएगा, मीन्स 2 रेशियो क्या 16। क्लियर। अब आप देखो ना बच्चे, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये 4 के टेबल से 3, 4 के टेबल से 8, मीन्स ये जो है इसका सिंपलेस्ट रेशियो वो कितना आ रहा है, 3:8। इसकी अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है, 1:8। मेरा ये कहना है ना कि अगर कोई कंपाउंड, ठीक है, अगर फॉर्म कर रहा है तो उसमें क्या है कि एलिमेंट फिक्स है, एलिमेंट फिक्स, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है, फिक्स है। जो इसके एटम यूज़ किए जा रहे हैं वो भी क्या है आपके फिक्स के, एक ही कार्बन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, तभी जाके CO2 बनेगा। अगर वाटर बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तभी जाके क्या करेगा, ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। करना क्या है, आपको इसके मास का जो एटॉमिक मास है ना इसका रेशियो लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एटॉमिक मास का रेशियो लिया, तो रेशियो क्या आया, 3:8। पता है जब अगर ये 3:8 में होगा ना तभी जाके क्या करेगा, ये CO2 का फॉर्मेशन करेगा। और अगर वाटर की बात करें कि अगर ये 1:8 में होगा तभी क्या करेगा कि ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये नॉर्मल सा कंसेप्ट था किससे रिलेटेड, लॉ ऑफ डिफिनिट या फिर क्या बोलोगे आप इसको, कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा टर्म्स, लेकिन इससे रिलेटेड क्या है ना कि हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है ताकि हम लोग को आइडिया मिल सके। जैसे ये तो नॉर्मल सी बात होगी, मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस किया, उसमें ऑक्साइड्स है, एक ऑक्साइड्स जो है उसका आपका मास दे रखा है, दूसरे का पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा एक और ऑक्साइड्स दे रखा है,
ये बोलेगा कि फाइंड आउट करो क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को शो कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग जो है ना अब उस तरह के न्यूमेरिकल्स को क्या है सॉल्व करेंगे। तो ये एक जनरल बेसिक जो है आपका एक इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स ना, चाहे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें आप इस लॉ को क्लास 9th में भी पढ़े हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लास 11th में क्या है ना कि थोड़ा सा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है जो कि क्लास 9th में हमारा नहीं था। तो अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मेरे पास यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, ये आपका रिलेटेड है लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, और इसी तरह के क्वेश्चन ना मेनली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इवन स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल से ये आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ S2 जो है आपका ये कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को शो कर रहा है, वो क्लास 9 तक ही पूछेंगे। लेकिन जब आप क्लास 11th में आए हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में। चलो हम लोग ने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ बोला जा रहा है क्या कि 0.5 ग्राम ओके सिल्वर इज डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ क्या नाइट्रिक एसिड। क्लियर, दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड ओके विथ क्या एक्सेस ऑफ NaCl सॉल्यूशन व्हेन 0.66 ग्राम AgCl इज फॉर्म। देखो ध्यान देना बच्चा, मेनली आपको पकड़ना किसको है, कंपाउंड को, क्योंकि यहाँ जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो बताता क्या है कि कोई अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो उसमें जो एलिमेंट है क्या वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास कंबाइंड है कि नहीं। अगर वो कंबाइंड है तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपका यहाँ कंपाउंड क्या है, AgCl, गौर से समझना ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। एक क्या कर रहा है कि 1 ग्राम क्या है आपके पास मेटेलिक सिल्वर वायर, ठीक है, उसको हिट किया जा रहा है क्या ड्राई Cl2 में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है सिल्वर, उसको हिट क्या किया जा रहा है Cl2 में, और ये फॉर्म क्या कर रहा है 1.32 ग्राम AgCl, मीन्स यहाँ भी कंपाउंड क्या आपका बन रहा है AgCl। अब आप ये शो करो कि ये जो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को फुलफिल कर रहा है। तो हमारा कंपाउंड क्या है, हमारा कंपाउंड क्या है AgCl। तो ध्यान देना, फर्स्ट केस फर्स्ट, यहाँ एक्चुअली 2 केस है, एक है केस फर्स्ट और दूसरा क्या केस सेकेंड, ठीक है। हम लोग दोनों केस को क्या है कि हम लोग देखेंगे, और दोनों केस में जो कंपाउंड है वो क्या बन रहा है AgCl। तो मेरे पास कंपाउंड क्या AgCl, इधर भी कंपाउंड क्या है हमारा AgCl। क्लियर, तो यहाँ पे AgCl में आपके पास क्या दे रखा है, AgCl का टोटल मास दे रखा है 0.66 ग्राम, और यहाँ AgCl आपका कितना दे रखा है 1.32 ग्राम। क्लियर, फर्स्ट केस में जो आपका सिल्वर है ना इसका मास कितना दिया है 0.5 ग्राम, और यहाँ पे जो सिल्वर का मास है वो कितना है 1 ग्राम। तो अब बताओ ना, आपके पास Ag दे रखा है, टोटल AgCl दे रखा है, इसका मास Ag का दे रखा है, तो Cl का तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैसे निकलेगा 0.66 माइनस क्या 0.5 ग्राम। अगर यहाँ से निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1.32 माइनस क्या 1। तो बताओ इसका कितना मास आ जाएगा। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका मास कितना आएगा, यहाँ से अगर माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.16 ग्राम, और अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो 0.32 ग्राम। क्लियर बच्चे, ये आपका Ag और ये क्या है आपका Cl, Ag 1 ग्राम, Cl क्या है 0.32 ग्राम। अब क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना है Ag और Cl का। तो अगर हम लोग रेशियो निकालें Ag और Cl का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag बाई Cl। क्लियर, तो Ag का वैल्यू कितना 0.5, Cl का वैल्यू 0.16। यहाँ पे अगर हम लोग Ag और Cl का रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा Ag का 1, Cl का क्या 0.32। तो आप कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालना क्या है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप पॉइंट पे गौर करना कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है सिंगल डिजिट, तो आप इसको भी 2 डिजिट बना दो ना, कर दिया, हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है सिंगल डिजिट, इसको भी क्या करो आप पॉइंट दे के 2 डिजिट बना दो, इसका भी काम क्या खत्म। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया 100/32, और यहाँ पे क्या आ गया 50/16। क्लियर, पॉइंट मिलाया जाए, अगर आप पॉइंट मिलाते हो तो क्या हो जाएगा 16 को 50 से डिवाइड करो, ठीक है। अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा 16 3 जा 48, 2.01 16 4 0 8 0 5,
मीन्स कितना आ गया 3.125। अब यहाँ पे किया जाए, अगर आप यहाँ भी करोगे तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें आएंगी। 32 को 100 से कीजिए, 32 जा 64, 6 3 एक मिनट 3 टाइम्स में लगाइए, सॉरी 3 टाइम्स में 6 9 96, तो 96 हो गया। 4.013280 आई थिंक 2 टाइम्स 64 6105। तो यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है 3.125, यहाँ भी क्या आ गया 3.125। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपका इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फुलफिल कर रहा है। ओके, तो इस तरह के और भी हमारे न्यूमेरिकल्स है जिसको हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास जो है ना 6.488 ग्राम लीड दे रखा है। ओके, और इसको जो है रिएक्ट कराया जा रहा है 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से। ये आपका क्या है ऑक्सीजन और ये आपका क्या है लीड। मीन्स जो रिएक्शन जो बनने वाला है ना वो लीड और ऑक्सीजन को मिला के, मीन्स जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा लीड ऑक्साइड। क्या बनेगा आपका लीड ऑक्साइड, ठीक है। टू फॉर्म एन क्या ऑक्साइड। तो यहाँ जो ऑक्साइड की बात हो रही है ये कौन सी ऑक्साइड है, ये आपकी है लीड ऑक्साइड की, ठीक है। दिस ऑक्साइड इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। अब देखो एक और टर्म्स क्या कर रहा है कि ये जो ऑक्साइड है मतलब लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन एक और तरीके से आप करा सकते हो, वो कैसे, बाय हीटिंग PbNO3 मीन्स लीड नाइट्रेट। अगर आप लीड नाइट्रेट को हीट कराओगे तो वहाँ से भी क्या है कि आपको ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन देखो ऑक्साइड यहाँ से जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहाँ से जो ऑक्साइड हम लोग को मिल रहा है ना वो कितना 86.62। क्लियर, क्या बोल रहा है क्या आप ये बताओ क्या ये डाटा जो है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सेम काम हम लोग क्या करते हैं दो केस बनाते हैं, ठीक है। चलो केस फर्स्ट के लिए चलेंगे और फिर क्या केस सेकंड। इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है और टर्म्स को भी फाइंड आउट करना क्या होता है बड़ा इजी हो जाता है ना। सी बच्चे यहाँ पे आपके पास PB दे रखा है, PB कितना दे रखा है 6.488 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन भी आपका दे रखा है कितना 1.002 ग्राम, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तो देखो हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है लीड ऑक्साइड ना। तो लीड ऑक्साइड में जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है लीड और ऑक्सीजन। इन्हीं दोनों के मास को क्या करना है कि हम लोग को प्रोपोर्शनल शो करना है, ठीक है। तो मेरे पास तो दोनों आ गया, लीड भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। तो आपको क्या करना है PB बाय क्या करना है जो आपका ऑक्सीजन है, मतलब जो ऑक्सीजन का मास जो हमारा दे रखा है इन दोनों को क्या करना है रेशियो में लाना है। तो अगर आप इसको रेशियो में लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से, अगर हम इसको PB और जो ऑक्सीजन है अगर इसका रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आ रहा है 6.488 बाय 1.002 ग्राम, यही होगा। चलो इसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पे हम लोग छोड़ रहे हैं। आते हम लोग केस सेकेंड के लिए। क्या कर रहा है कि दिस ऑक्साइड्स, ध्यान से समझना है, इट इज फाउंड दैट 100% परसेंटेज ऑफ लीड इन दिस ऑक्साइड इज 86.62। मतलब परसेंटेज की बात हो रही है कि जो टोटल ऑक्साइड होगा वो कितना होगा आपका, वैसे 100 होगा। उस 100 में क्या है कि आपका बता रहा है कि जो लीड है ना वो 86.62, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो लीड ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड ये कितना आ रहा है 86.62 ऑलरेडी, ठीक है। जिसमें जो आपका लीड है इट इज़ फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ लीड इन सॉरी परसेंटेज आपका क्या दे रखा है लीड, वो कितना दे रखा है 86.62, ठीक है। तो टोटल आपका जो लीड ऑक्साइड है वो कितना है 100। लीड ऑक्साइड यहाँ आपका लीड ऑक्साइड का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 100 ग्राम, जिसमें लीड कितना है 86.62। तो आप ऑक्सीजन निकालो ना, आपका जो ऑक्सीजन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस किया जाए 100 माइनस 86.62, तो 100 में माइनस करो 86.62। अगर आप माइनस कर रहे हो तो 8331 कितना आ गया 13.38, ठीक है। ये निकल गया मेरा ऑक्सीजन का अमाउंट, ये हमारा क्या लीड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर हम लोग यहाँ पे क्या है लीड बाय ऑक्सीजन, यहाँ मेरे पास क्या है लीड और क्या ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या आ गया मेरा
लीड और क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ जो लीड है वो कितना है 86.62 और ऑक्सीजन कितना है बच्चे 13.38। यहाँ अगर बात करें तो क्या हो गया 6.488 बाय क्या 1.002। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ भी क्या है 3 डिजिट है। तो आपको पता है कि अगर इक्वल इक्वल है तो पॉइंट का काम खत्म, ठीक है। नॉर्मली क्या करना है हम लोग को डिवीज़न करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा, ध्यान से 1002, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करें 6488 से, कितने टाइम्स, आई थिंक 6 टाइम में लगा देख लेते हैं। 1 0 और क्या 6, ये लगेगा ही 6 टाइम में लगा। 0 1 2 6, आपका क्या हो जाएगा 7 4, ठीक है। पॉइंट दिया जाए 0, मेरे ख्याल से कितना आएगा 4 टाइम्स में लगा देखते हैं। 4 टाइम्स में 8004, ठीक है। तो 4 टाइम्स में 4008257.0 दे रखा है, क्या हो जाएगा 7 7 4 1 0 और 7। चलो 3 डिजिट तक हम लोग निकाल के देख ले रहे हैं, कितना रहा है 6.47। मेरा आंसर क्या रहा है 6.47। चलो इतना हमारे लिए क्या है काफ़ी है। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट इस साइड से इधर से हम लोग निकालते हैं। इधर से कितना आएगा, पॉइंट उड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 338 डिवाइड करो 866 क्या 8, कितने टाइम्स में लगेगा 7 टाइम्स में लगा कि यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं कितना आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग 6 टाइम में ट्राई करते हैं। 8 6 कितना 48 हो जाएगा, 8 6 48 बाकी 4 18 18 4 22 बाकी 2 18 प्लस 2 20 बाकी 2 8, ये आ रहा हमारा। चलो 6 टाइम कितना 8028, क्लियर किया जाए। 0 यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ हो गया 6, करो आप लोग भी करो। पॉइंट यहाँ पे जाएगा 0, ये भी कितने 4 टाइम्स आई थिंक लगेगा। आप देखना ना कि प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये 4 कितना 8 4 जा 32 बाकी 3 12 प्लस 3 15 कैरी 1 12 1 13 और कितना 5। तो ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहा है 6.4। तो आप देख लो ना, यहाँ से भी क्या आ रहा है 6.4 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 6.47। मीन्स जो हमारा रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों केस में जो हमारा लीड और जो आपका ऑक्सीजन है ये क्या है आपका प्रोपोर्शंस में है, ये सो क्या कर रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को। देख लो ना, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 6.47 आ रहा है, यहाँ भी हमने सॉल्व किया तो इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है 6.4 के अराउंड आ रहा है। तो ये भी क्या है आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, क्लियर। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग सॉल्व करेंगे और ये इसी तरह से सॉल्व होता है। अगर आपके पास कोई एक वैल्यू दे रखा है तो दूसरे को क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ कि कंपाउंड फाइंड आउट करेंगे। कंपाउंड जैसे मिल गया तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ वन एलिमेंट। अगर वो दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो क्या करना होगा। देखो 2 तरह के केसेस आते हैं। अगर आपका कंपाउंड दे रखा है तो मे बी उसका मास दिया होगा और किसी एक एलिमेंट का मास दे रखा होगा, दूसरे का क्या होगा कि आपको निकालना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या है कि निकाले, इसमें तो दोनों का आपका दे रखा था तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि लीड ऑक्साइड का मास आपका दे रखा था 100% में था तो 100, तो लीड आपका दे रखा था तो हम लोग को क्या ऑक्सीजन निकालना पड़ा। मतलब क्या कि जो टोटल मास ऑफ जो कंपाउंड था उसमें हमने क्या किया लीड को माइनस किया और क्या निकल गया मेरा ऑक्सीजन। फाइनली क्या किया, रेशियो जब निकालते हैं लीड और ऑक्सीजन का तो हमारा क्या निकला, ये तो हमारा रफ है, तो हमारा क्या निकला, हमारा फाइनल वैल्यू क्या निकला 6.4। तो ये हम लोग को क्या है दिमाग में रखना होगा कि ये जब भी सॉल्व होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में तो जो भी एलिमेंट का जो रेशियो होगा, मासेस का रेशियो होगा, वो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप कोशिश करना है इसको सॉल्व करने के लिए। और हम लोग को ना एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना, वो क्या है लिमिटेशंस ऑफ दैट लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मीन्स क्या कि जो लॉ दिया गया ये जो है कुछ ऐसे टर्म्स है जो इस लॉ को फुलफ़िल नहीं करता है। जैसे क्या कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसका आइसोटॉप्स होता है, ठीक है। जैसे बात अगर हम लोग करते हैं कार्बन की ही तो कार्बन के ना 2 आइसोटॉप्स है, ठीक है। एक जो आपका आइसोटॉप्स है
C12, ओके, और दूसरा क्या है आपका C14, आपको पता होगा, ओके, C12 और क्या है आपका बताओ C14, क्लियर, 6 एंड 6, क्लियर। सो 2 आइसोटॉप्स। अब कहता क्या है कि बात तो हो रही थी एलिमेंट की, ठीक है, कि एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होता है फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास टू फॉर्म अ कंपाउंड। लेकिन अगर मैं बात यहाँ पे करूँ इस आइसोटॉप्स की, तो यहाँ पे जो इस आइसोटॉप्स का मास है, एक क्या है इसका बताओ, कार्बन का आइसोटॉप्स का मास 12, एक का क्या है बताओ 14, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर कंबाइन करने के लिए ऑक्सीजन के साथ जाता है तो क्या करेगा, मास तो डिफर करेगा ना। सपोज करो कि अगर ये जा रहा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे तो CO2 बनता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो इसका मास है वो क्या है आपका बताओ 12, इसका मास क्या है 12। तो यहाँ इसका जो मास है, यहाँ इसका जो मास है वो क्या है 12, और यहाँ इसका मास ऑक्सीजन का तो चलो ठीक है 60, तो ये क्या हो जाएगा 32। इसका रेशियो जो आ रहा है वो क्या आपका आ जाएगा 4 3 जा 4 क्या 8 जा। तो अगर ये आइसोटॉप्स कार्बन का अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है 3:8, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ 14 की, तो अगर जाता है रिएक्शन के लिए और अगर ये CO2 बनाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 14, रेशियो क्या 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और क्या हो जाएगा बताओ 16, 7 रेशियो क्या 16। क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फुलफिल कर रहा है? आप बोलोगे कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो याद रखना कि जो आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट है कभी भी लॉ ऑफ जो आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इसको फुलफिल नहीं करता है। सेकेंड जो इसका जो डिमेरिट्स जो लिमिटेशन आया वो ये क्या कि ये बताया कि कोई भी एलिमेंट अगर कंबाइन होता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है, ठीक है, वो फिक्स होता है और उसका जो मास ऑफ रेशियो जो निकालते हैं वो भी क्या होता है फिक्स होता है। लेकिन मैं अगर आपको एग्जांपल यहाँ पे दूँ, जैसे क्या कि मेरे पास है एक क्या इथेनॉल, ओके, इथेनॉल, ये फर्स्ट केस क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले लिख दूँ क्या कह रहा है कि आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट डज नॉट fulfill the law of definite proportion, क्लियर। एग्जाम्पल जस्ट मैंने भी आपको दिया। सेकेंड क्या कहता है कि एलिमेंट्स जो कंबाइन होता है टू फॉर्म द कंपाउंड इट इज़ ऑलवेज क्या होता है फिक्स्ड। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कंपाउंड आपका फिक्स हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या कि एलिमेंट आपका सेम होगा लेकिन कंपाउंड आपका चेंज हो सकता है। लॉ क्या बोला कि अगर एक कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट होगा उसका मास क्या होगा फिक्स होगा वही कंपाउंड में। लेकिन मैंने क्या बोला कि एलिमेंट तो सेम होगा लेकिन कंपाउंड क्या होगा आपका डिफर करेगा। जैसे मेरे पास क्या है दो कंपाउंड, एक है आपका अल्कोहल में ले रही हूँ इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, ये इथेनॉल, और दूसरा एक ईथर लिया जा रहा है, ठीक है। आप चेक करो कि नंबर ऑफ जो आपका एटम है एलिमेंट का वो दोनों में सेम है। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी क्या है 2 कार्बन, यहाँ पे क्या है 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है 6 हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या है आपका एक ऑक्सीजन। मीन्स आप ये बोल सकते हो ना कि जो नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट का वो क्या है सेम, ठीक है। एलिमेंट तो आपका सेम हो गया लेकिन फॉर्मूला बताओ क्या ये सेम है? नहीं, एक आपका क्या है अल्कोहल, दूसरा क्या है आपका ईथर, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूँ कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा तो आप क्या बोलोगे C2H6O, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है आपका बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम। अच्छा, अब अगर यहाँ एलिमेंट का अगर मैं रेशियो निकालूँ, मासेस का रेशियो निकालूँ तो क्या हो जाएगा, कार्बन का बताओ यहाँ पे क्या 24 हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 16, 2 से कैंसिल आउट होगा, ये क्या 12, ये क्या 3 और ये क्या 8, मीन्स फाइनली 12:3 क्या 8। तो आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो किस रेशियो में कंबाइन है, ये कंबाइन है 12:3:8 में। तो आप सेकेंड जो लिमिटेशन से आप ये बोल सकते हो कि एलिमेंट में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट
कंपाउंड में भी डिफरेंट, बट कंपाउंड में भी डिफरेंट। तो आप ये बोलोगे सेकेंड जो इसका लिमिटेशंस है कि एलिमेंट में कंबाइन इन सेम रेशियो बट द कंपाउंड में बी डिफरेंट। लेकिन कंपाउंड क्या है आपका, डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? तो ये क्या था आपका लिमिटेशंस ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये आपको याद रखना है, इसका दो लिमिटेशंस, फर्स्ट क्या, ये आइसोटोप्स को फुलफिल नहीं करता है, दूसरा क्या कि अगर मान लो कि सेम एलिमेंट अगर डिफरेंट फार्मूलाज को कैरी करता है तो वहाँ पे एलिमेंट का जो रेशियोज होगा वो तो सेम होगा, लेकिन कंपाउंड क्या होगा आपका, डिफरेंट। तो ये इसके दो लिमिटेशंस थे जो कि मैंने डिस्कस किया विद द एग्जाम्पल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो मैंने पहले ही बोला कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में ये बस दे के रखा है, ये टॉपिक जो है ना आपका बस दे के रखा है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया है, मतलब सिलेबस में भी, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन हमारा जो क्लास 11th है ना, इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो हम लोग भी क्या है विथ एग्जाम्पल अब जो जानेंगे ना वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस।